तो तुम्हारा स्वागत है स्टारविंग एनोनिमस के पार्ट 2 में। तो इसके पहले पार्ट में मुझे ऐसा कुछ तगड़ा रिस्पांस तो नहीं मिला, बट ये मांगा बहुत अच्छी और यूनिक है, इसलिए मैं इसे स्टिल कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो प्लीज डोंट डिसअपॉइंट मी दिस टाइम। सो चलो स्टार्ट करते हैं सीधा। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। यारे यारे रीकैप। सो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रीकैप, बट चलो। सो पिछले पार्ट में हमने देखा कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है ये, उसे ऐसी जगह पटक दिया जाता है जहाँ ह्यूमंस की ब्रीडिंग होती है। फिर उन्हें पता चलता है कि कुछ मॉन्स्टर्स हैं जो उन ह्यूमंस पर हुकूमत कर रहे हैं, और इंसान ही है जो कि बाकी इंसानों को मारकर उन्हें खाने के लिए देते हैं। अब ये और जो उसके साथी हैं, अब उन्हें इन राजों का पता लगाना है कि ये साला हो क्या रहा है यहाँ पर। और बाकी अगर रिकैप देखना है तो यहाँ पार्ट 1 का लिंक आ रहा होगा, क्लिक करके देख लो। तो अब आगे बढ़ते हैं। स्टारविंग एनोनिमस पार्ट 2। अब देखते कि वो डीमन उनका पीछा कर रहा होता है, और जैसे ही वो उन्हें पकड़ने वाला होता है तो ओगुरु ने वहां पर ट्रैप बिछा रखा था पहले से ही, और जैसे ही वो वहां की रस्सी खींचता है वो मॉन्स्टर कुछ पत्थरों के नीचे दब जाता है। तभी जो उन तीनों प्रिजनर्स में से एक बंदा था वो रोने लगता है और ये ऐसे कहता है कि अब हम नहीं बचेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो इनविंसिबल डीमन आकर उसके आधे सर को काट कर उसे मार देता है। अब ये देखकर वो तुरंत ही वहां से भागते हैं। अब आगे ये एक प्लान बनाता है। वो वहां वेंट के सारे जो भी पानी के पाइप्स थे वो उन सबको तोड़ देता है, जिसके बाद वहां बारिश का माहौल बन जाता है। और वो इनविंसिबल डीमन वहां आता है तो वो उन बारिश की वजह से उन्हें वहां दिख रहा था। एंड देन उसके बाद ये ने एक बिजली का तार भी निकाल रखा था और वो सीधा उस पानी में डाल देता है, जिसके बाद उस डीमन को बहुत ही तगड़ा झटका लगता है और वो बेहोश हो जाता है। देन फिर वो वहां से भागकर अब आगे डिस्कशन कर रहे थे कि अब वो आगे क्या करे। तभी हम देखते हैं कि जो ईए का जो हाथ था वो गायब हो गया था, और वो और कोई नहीं उस इनविजिबल डीमन ने ही अपने मुंह में रख रखा था। तभी ये देखकर ओगुरु भागने की सोचता है तो वहां दूसरी तरफ से वो दूसरा डीमन आ जाता है, और बस यहीं से अब सीन शिफ्ट होता है। ये को होश आता है और वो देखता है कि वो ओगुरु और काजू तीनों को एक वेंटिलेटर पर बांध कर रख रखा है। तभी सामने से आता है वही साइंटिस्ट। वो बताता है कि उसका नाम है किरियू, और वही है जिसने हलाइकॉन ग्रुप को बनाया। अब उन सबको डर लग रहा था कि ये साला अब उन्हें टॉर्चर करने वाला है, और ओगुरु तो पागलों की तरह चीख रहा था कि मुझे छोड़ दो। वो कहता है तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करने वाला, पर ये सच बात है कि तुम लोगों ने हमारे एक मास्टर को मारा है, इसलिए इसकी सजा तो अब तुम तीनों को मिलेगी, और इसीलिए अब मैं तुम तीनों पर ऑपरेशन करूंगा, एंड देन तुम भी इस हलाइकॉन ग्रुप के पार्ट बन जाओगे। ये कहता है लेकिन हमने ऐसा क्या किया है? फिर वो उन्हें स्क्रीन पर दिखाता है, ये देखो ये तुम्हारा दोस्त है ना, इसने हमारे मास्टर्स को मारा है। वो कहते हैं अच्छा वो डिस्गस्टिंग क्रीचर। किरियू कहता है डिस्गस्टिंग क्रीचर, हाँ, सो यू डोंट नो दे आर गॉड्स। फिर वो बताता है कि ये स्पेसशिप से किसी दूर प्लेनेट से यहाँ अर्थ पर आए हैं। इनकी साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजी हमारे टाइम से कई ज़्यादा आगे की है। ये तो हमारी नॉर्मल सी अर्थ पर रहकर हम पर ही एहसान कर रहे हैं। अभी तुमने ध्यान भी दिया होगा कि कुछ सालों से हमारी अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो भी इन्हीं की वजह से हो रहा है। हम इतने लोवली क्रीचर हैं कि हम अपने प्लेनेट के क्लाइमेट को भी खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड इसीलिए ये जो मास्टर है हमारे, इनके पास पावर है, ये हमारे क्लाइमेट को चेंज करके हमारी एग्जिस्टेंस को ही मिटा सकते हैं। और इसीलिए अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम अपने आप को बचाने के लिए इनकी सारी बातें माने, और इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका नाम है द क्रेडल, जो उन गॉड से डील कर सके और उनकी डिमांड्स को पूरा कर सके। अब ये सुनने के बाद ये को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं तुम सारे लोग अगर चाहते तो तुम उन सारे मॉन्स्टर से लड़कर उन्हें खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने तो एक कायरो की तरह उनके सामने हार मान ली। तभी डॉक्टर उसकी बात को अवॉइड करके कुछ स्क्रीन पर देखने लगता है। तभी वो एक फोटो दिखाता है जो कि ब्रह्मदेव जैसी लग रही थी, और फिर वो कहता है अगर मैं तुम में से किसी दो के चेहरे किसी एक में अटैच करके लगा दूं तो ये फॉर्म अचीव कर सकते हैं। अब वो ऑपरेशन चालू करने के लिए तैयार हो जाता है, एंड देन वो ये के मुंह पर मार भी लगा देता है, एंड देन वो उसे एनेस्थीसिया दे देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब ये की आंख खुलती है तो वो देखता है तो सामने चाकू लेकर नात्सुने खड़ा था, और फिर वो देखता है तो उस प्रोफेसर को उन्होंने ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही पेल दिया। तभी किरियो को गुस्सा आ जाती है और फिर वो बंदे को भेजता जो कि गोरिल्ला से भी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन नात्सुने काफी स्मार्ट था। वो सीधा चाकू उसके अखरोटों में घुसेड़ देता है, एंड बस वो बेचारा मर जाता है। अब उसके बाद वो बाकी के हम बंदे भी उस पर हमला करने के लिए आते हैं। नात्सुने कहता है मैं भी एक एक्सपेरिमेंट का ही प्रोडक्ट हूँ, आई एम लाइक योर ब्रदर,
बट अभी तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम काफी बुरी हालत में हो। कोई नहीं, आई विल एंड योर सफरिंग ब्रदर्स। एंड देन फिर वो उन सबको चीरना चालू कर देता और एक ही चाकू से वो उन सबको मार रहा था। पीछे प्रोफेसर किरियो ये देखकर हैरान हो जाता है कि बहन ये है क्या। लेकिन फिर पीछे से नात्सुने पर वो इनविजिबल डीमन हमला करके उसका साइड का मांस काट कर निकाल देता है, जिससे उसका चाकू भी गिर जाता है। एंड देन वो सारे के सारे बंदे उस पर चढ़ जाते हैं। अब लग रहा था कि वो तो गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद में ही वो उन सबको मारने लगता है। डॉक्टर देखता है तो उसने उनके अंदर बोन्स घुसेड़ दी थी। एंड अब वो देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि नात्सुने ने अपनी साइड की रिब से हड्डियां निकाल कर वो उन पर हमला कर रहा था। और वो ये देखकर समझ गया था कि ये साला एक असली डीमन है। साइड में वो देखता है तो जो यामाबीकी था वो एक कटे हुए हाथ को खा रहा था। फिर वो चखने के बाद कहता है ये तो बेकार है, आपके एक्सपेरिमेंट का तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, ये तो अभी भी नॉर्मल ह्यूमंस ही हैं, आपने इनके जीन्स में कुछ चेंजेस नहीं करे। फिर वो प्रोफेसर किरियो को ध्यान से देखता है और कहता है अरे मुझे याद आ गया, कैसे हो आप प्रोफेसर किरियो? अरे सॉरी यार मेरे मैनर्स, आई मीन फादर इन लॉ। बेंच, ये इसका ससुर है। अब इसे देखकर डॉक्टर किरियो की फटने लगती है और वो कहता है पीछे रहो, मेरे से दूर रहो। अब यहीं से हमें इसका पास दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर किरियो एक नॉर्मल प्रोफेसर थे और वो अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते थे। एंड वहीं उनसे मिलने आया था यामाबीकी, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था। और तब वो उन्हें अपनी एक थीसिस दिखाने के लिए आया था और उससे बात करके ना यामाबीकी उसे काफी ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा था। अब उसके बाद जो प्रोफेसर किरियो का जो सपना था ना अपना एक खुद के प्रोजेक्ट पर काम करने का, वो साकार हो रहा था, क्योंकि अब उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन भी मिल गई थी। और इसीलिए फिर वो दिन रात उसमें ही लगे रहते थे। और उनका रियल सपना ये भी था कि उन्हें नोबेल प्राइज जीतना है ताकि वो काफी अमीर हो सके, फेम वगैरह मिल सके। और वो जब अपनी लैब से थके हारे घर आते हैं तब उसे एक मेल आई थी यामाबीकी की, जहाँ उसने कुछ थीसिस उसे भेजी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर ही, जिसे वो भी रिसर्च कर रहा है। एंड जब वो उसे पढ़ता है तो वो हैरान हो जाता है। वो तुरंत ही यामाबीकी को फोन मिलाता है, जो कि अभी एक लड़की के साथ था। अब वो उसे पूछता है कि मुझे बताओ तुमने ये कैसे लिखा। यामाबीकी कहता है अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल बात करते हैं। वो कहता है नहीं मुझे अभी बताओ। यामाबीकी कहता है अगर आपको मेरी थीसिस इतनी पसंद आई है तो आप ही उन्हें रख लीजिए और जो भी आपको उसके साथ करना है आप कीजिए। और वो सीधा फोन काट देता है। उसके बाद किरियो कहता है ये साला कितना नौजवान है। अब वो उसकी रिसर्च को जाकर एक्सपो वगैरह में दिखाता है दूसरे साइंटिस्ट को, जिसके बाद उसका नाम हो जाता है और उसके काफ़ी अच्छे लोगों के साथ कांटेक्ट भी बन जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जब वो लैब आता है तो वो वहाँ देखते हैं तो वहाँ से एक लड़का निकलता है अपने कपड़े लेकर, और सामने वो देखता है तो वहाँ यामाबीकी भी था जो कि अपनी पैंट पहन रहा था। वो कहता है ये साला दोनों तरफ अपनी लाठी घुमाता है। अब यामाबीकी वहाँ से जाते हुए कहते हैं अरे हाँ, आपको मेरी थीसिस काफ़ी पसंद आई थी ना, तो इसलिए मैंने उन थीसिस का एकदम अच्छे से डिटेल में ब्रेक डाउन करा है, जो कि मैंने आपके लैपटॉप में डाल दिया, आप एक बार देख लीजिएगा। अब उसके जाने के बाद जब डॉक्टर वो देखता है तो वो हैरान हो जाता है और वो समझ गया था कि ये यामाबीकी इज अ जीनियस। अगले दिन हम देखते हैं तो प्रोफेसर किरियो की बेटी आई थी जिसका नाम था यूकी, और वो उसके पापा का फोन देने के लिए आई थी। लेकिन वो लैब में देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। तभी वहाँ एंट्री होती है यामाबीकी की, क्योंकि बाहर से आ रहा था और बारिश भी हो रही थी इसलिए उसके कपड़े गीले हो गए थे। अब वो उसकी बॉडी देखकर पिघल जाती है। अब वो उसे फोन दे देती है अपने पापा को देने के लिए। वो कहता है टेंशन मत लो, मैं खुद जाकर उन्हें देता हूँ, आप यहीं रखिए। अब यूकी जो थी यामाबीकी को देखने के बाद उसका मन थोड़ा ऐसा ठगी सा हो जाता है और उसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए साइड में जो डेस्क लगी हुई थी वो उसकी हेल्प लेने लगती है। एंड तभी एकदम से वहाँ यामाबीकी आ जाता है और कहता है ओह सो यू आर इनटू डेस्क। फिर वो कहता है कि अभी प्रोफेसर किरियो को 15 मिनट लगेंगे, तो बताओ क्या करना है। फिर वो तुरंत जाती है और गेट को लॉक कर देती है। एंड देन फिर वो हुकअप करते हैं और हम देखते हैं तो लैब के बाहर प्रोफेसर किरियो खड़ा हुआ था और हंस रहा था, यानी कि उसने ही इन दोनों को इस सिचुएशन में डाला था ताकि ये दोनों क्लोज आए। अब इसके बाद यामाबीकी फिर उसकी फैमिली से कनेक्ट हो जाता है और उनके घर डिनर वगैरह पे भी जाता था और उसको कोई शर्म हया नहीं थी, उनके सामने ही शुरू भी हो जाता था लाइक एनिमल। अब प्रोफेसर किरियो ने इन दोनों को क्लोज इसलिए करवाया ताकि वो यामाबीकी की क्लोज आ सके। उसे पता था कि ये जीनियस है और इसका यूज करके वो अपना सपना पूरा कर सकता है, इसलिए फिर वो अपनी बेटी की शादी उससे करा देता है। एंड अब वो उसका फादर इन लॉ बन जाता है।
उसके बाद जो उसका करियर था वो एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। फिर वो अमेरिका वगैरह जाकर सेमिनार्स दे रहा था अपनी रिसर्च के ऊपर। इंटरनेशनल न्यूज और मैगजीन्स में भी उसका नाम हो गया था, यहाँ तक कि उसे द माइंड ऑफ द सेंचुरी का टाइटल भी दिया था। एंड अब वो फुल टशन में था। उसके बाद वो वापस आता है जापान एंड जब वो अपने लैब में जाता है तो वो वहाँ देखता है तो वहाँ काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। एंड जब वो आगे जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ एक अजीब सा क्रीचर रखा हुआ था। उसके बाद वो उसे एक कैबेज का टुकड़ा देता है खाने के लिए एंड वो आगे आता है और अपना मुंह चारों ओर से खोलता है और उसके बाद उसके कुछ टेंटिकल निकलते हैं एंड देन वो कैबेज खा लेता है। अब यहाँ भी कि आकर प्रोफेसर को बताता है कि उसने ही इसे क्रिएट किया है। वो बताता है कि उसने क्या किया कि ह्यूमंस के जो जीन्स थे उन्हें डैमेज किया एंड देन उनके जीन्स को एनिमल के जीन्स जैसे कि स्टारफिश, सी स्लग्स इन सब के साथ मिक्स कर दिया एंड देन उसके बाद ये न्यू ब्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग ने जन्म लिया। पता है इसके पास पैस की क्रैनियम नहीं है हमारी तरह, इसलिए इसके ब्रेन का अनलिमिटेड रूम है ग्रो करने के लिए। कुछ ही टाइम में ये आपको और मुझे भी सरपास कर देगा। अब वो यामाबीका को कॉलर पकड़ता है और कहता है, पागल है क्या तू? ये क्या किया तूने और क्यों किया? ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, ऐसे ह्यूमन बोलना बंद करो। पता है ये कितना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, और तुमने मुझसे सलाह भी नहीं ली एक बार भी ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। आई एम द माइंड ऑफ द सेंचुरी, ठीक है, मैं इधर का लीडर हूँ और ये मेरी लैब है और तुम मेरे सारे के सारे असिस्टेंट, तुम लोगों ने भी इसे रोका नहीं है करने से, तुम में दिमाग नहीं था। अब वो सारे जो भी असिस्टेंट थे वो कहते हैं, प्रोफेसर इसमें बुरा क्या है? देखिए यामाबीकी ने कितनी कमाल की इन्वेंशन करी है, अब आप क्या चाहते हो कि हम इसे मार दें? वी आर नॉट किलर्स। और वैसे भी सबको पता है कि आपने भी यामाबीकी का बस यूज ही किया है, तभी आप आज माइंड ऑफ द सेंचुरी बन रखे हो। अब इसे किरियो को काफी झटका लगता है कि ये साला उसकी पूरी लैब भी ले गया और जो भी लोग उसे इतना मानते थे आज वो भी उसके खिलाफ थे। इसलिए फिर उसी रात वो आता है उस क्रीचर को मारने के लिए। अब उसे चाकू से मारने वाला ही होता है कि तभी वो क्रीचर रोने लगता है और वो समझ जाता है कि वो उसे मना कर रहा है मारने के लिए, लेकिन उसके बाद भी वो उसे मार देता। अब अगले दिन किरियो जब जा रहा था अपने लैब तो ये सोच रहा था कि उन लोगों का क्या ही रिएक्शन होगा, एक एक्सपेरिमेंट बगी तो था, उसके मरने पर क्या ही गम, और वैसे भी सही हुआ वो मर गया। अब वो जैसे ही लैब पहुंचता है उसकी फट जाती है क्योंकि वहां लोग पागलों की तरह रो रहे थे उसके लिए। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी फैमिली का कोई गया है। लेकिन फिर यहाँ भी कि उन सबसे कहता है कोई बात नहीं, मैं इससे भी अच्छा क्रीचर अगली बार बनाऊंगा, और वो सब खुश हो जाते। अब प्रोफेसर किरियो कहता है मैंने गलत किया उस क्रीचर को मारकर, असल में तो मुझे यामाबीकी को मारना चाहिए था। अब उसी दिन वो यामाबीकी के साथ लैब में ही पी रहा था और वो उसे ज्यादा पिलाकर उसे नॉक कर देता है और इसके बाद वो उसे ले जाता है रेडिएशन रूम एंड देन फिर उसके फिंगरप्रिंट्स उसकी मशीन पर लगवा देता है ताकि ऐसा लगे कि वो गलती से नशे में उसके अंदर खुद चला गया एंड देन फिर वो उसे अंदर लिटाकर मशीन को चालू कर देता है। अब ये करने के बाद अगले दिन ही प्रोफेसर किरियो कॉन्फ्रेंस के लिए लॉस एंजलिस चले जाते हैं और बड़े यहाँ स्पोर्ट्स कार में घूम रहे थे। अब वो सोच रहा था कि अभी तक तो उसकी बॉडी खत्म हो गई होगी। अब वहाँ उसे 3-4 हफ्ते हो जाते हैं और वो सोच रहा था कि अभी तक यामाबीकी आराम से मर गया होगा, लेकिन मुझे किसी का कॉल नहीं आया। इसका मतलब यही हो सकता है कि कोई रेडिएशन रूम में इतने दिनों में गया ही नहीं और क्या पता उसकी बॉडी वहीं पड़ी हो। एंड देन अब वो जब वापस आता है जापान तो वो सीधा अपनी लैब में रेडिएशन रूम में जाता है एंड वहाँ जाकर वो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ उसकी बॉडी थी ही नहीं। अब वो अपने लैब रूम में जाकर देखता है तो वहाँ यामाबीकी बैठा हुआ था और ये देखकर उसकी गांड फट जाती है बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। फिर यामाबीकी उसे बताता है कि उस रात मैंने ज्यादा ही पी ली थी, जिसके बाद मैं पता नहीं कैसे रेडिएशन रूम में चला गया। उसके बाद जब मैं वहां से बाहर निकल कर आया तो मेरे शरीर में काफी ज्यादा जलन हो रही थी। फिर जब मैंने अपना ब्लड का टेस्ट किया तब मुझे पता चला कि मेरे सारे के सारे क्रोमोसोम्स रेडिएशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब इसके बाद मेरे पास कोई चारा नहीं था अपने आप को ठीक करने का, इसलिए फिर मैंने किसी भी लाइफ फॉर्म के डीएनएस को अपने अंदर इंजेक्ट कर दिया जो भी मेरे डीएनए को शूट कर पाते। तभी यहाँ लैब में आ जाती है यूकी और वो फिर मेरे से कहती है कि मैं भी तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में तुम्हारी मदद करूंगी एंड देन उसके बाद वो भी रेडिएशन रूम में चली जाती है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी एंड उसके बाद वो गामा रेस से एक्सपोज्ड हो गई एंड देन उसके बाद मुझे भी उसे किसी इंसेक्ट का डीएनए देना पड़ा। अब अजूबे से मैं तो नॉर्मल स्टेट में आ गया बट यूकी। अब किरियो चिल्लाता क्या हुआ यूकी को? फिर वो उसे बुलाता है एंड अब हम देखते हैं कि यूकी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी एक मेंढक की तरह
एंड देन वो मुंह में कुछ कीड़े वगैरह भी खा रही थी। एंड देन फिर यामाबीकी जब उसे बुलाता है तो हम देखते हैं कि उसका साइज भी काफी छोटा हो गया था कि वो उसके हाथों में ही आ गई थी। उसके बाद यामाबीकी भी दिखाता है कि इस इंसिडेंट के बाद उसके पास भी कुछ अलग पावर्स आ गई थी। एंड फिर हम देखते हैं कि वो स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर उल्टा लटक सकता है। अब ये देखकर प्रोफेसर किरियू पागल हो जाता है और वो वहां से भाग जाता है। और अब वो सब छोड़कर वो डिप्रेशन में चला गया था और रोड पर भिखारी की तरह जी रहा था। तभी कुछ दिन बाद क्रेडल के कुछ लोग आते हैं उसके पास और उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर उसकी मुलाकात होती है क्रेडल के चीफ शिंतारो इजुमी से। एंड देन वहीं से उसकी ये जर्नी स्टार्ट होती है। अब उस हादसे से इसका दिमाग काफी हिल गया था और अब यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट्स भी अपनी क्यूरियोसिटी के लिए कर रहा था और इसके अंदर ह्यूमैनिटी वगैरह भी लगभग खत्म हो गई थी। इसलिए तो इसे इन सब लोगों को मारने और टॉर्चर करने में भी कुछ फील नहीं हो रहा था। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं तो उसकी फटी पड़ी थी यामाबीकी को देखकर। एंड देन वो फिर यामाबीकी के हार्ट में सर्जिकल नाइफ घुसेड़ देता है, लेकिन उसके बाद भी उसे कुछ नहीं होता। किरियू हैरान हो जाता कि ये कैसे हो सकता है। यामाबीकी बताता कि उस इंसिडेंट के बाद मेरे इंटरनल ऑर्गन्स की जगह थोड़ी इधर उधर शिफ्ट हो गई है, इस जगह मेरा हार्ट शायद नहीं है। और अब किरियू फिर से हार गया था उससे और एकदम टूट गया था और वो समझ गया था कि बहन वो इसे कभी नहीं हरा पाएगा। और अब वो फ्रस्ट्रेशन में अपने एक्सपेरिमेंट्स पर ही चिल्लाने लगता कि सालों तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमसे एक बंदा नहीं मारा गया, तुम सारे कूड़ा और कूड़ा ही रहोगे। एंड तभी हम देखते हैं जो इनविजिबल डीमन था वो आकर क्यूरी का मुंह काट लेता है बीच में से और उसके काफी खून निकलता है। एंड देन नात्सु ने उसे उठाकर उसके एक्सपेरिमेंट्स के बीच ही उसे फेंक देता है और उनसे कहता है इसने तुम्हें चोट पहुंचाई बिना कुछ सोचे समझे, अब तुम बिना सोचे समझे जो इसके साथ करना चाहते हो वो करो। एंड देन फिर वो एक्सपेरिमेंट्स किरियू को बुरी तरह चीर कर मार देते हैं। एंड उसके बाद वो सब के सब वहां से चुपचाप चले जाते हैं और नात्सुने को भी कुछ नहीं करते। और हम देखते हैं तो ये सब कैमरा से चीफ इजुमी देख रहा था। अब इसके बाद ये उनसे पूछता है कि तुमने हमें ढूंढा कैसे। यामाबीकी बताता है कि जो मैंने तुम्हें पॉइजन कैप्सूल दी थी ना, उसके अंदर एक्चुअली में ट्रांसमीटर था। और हाँ, ये जो मेरी आंख देख रहे हो ये एक्चुअली में नकली है, इसी से मैं रिसीवर को देख रहा था। अब ओगुरु देखता है और कहता है अरे यार मुझे तो ये असली लग रही है। वो कहता है थोड़ा पास और आओ। वो बोलता है और पास, और ऐसे ही क्लोज बुलाकर उसके चुम्मा ले लेता है। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। ओगुरु कहता है बैठ के दूर रहो मेरे से। और हम देखते हैं कि एकदम से वहां सब जगह की लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। एंड वहां फिर स्पीकर से आवाज आती है कि दिस इज द डायरेक्टर ऑफ क्रेडल, शिंतारो इजुमी बोल रहा हूँ, मेरे पास आपके सबके लिए एक मैसेज है। ओगुरु कहता है इतने सालों में ऐसा तो कभी नहीं हुआ यहाँ पर। इजुमी सबको बताता है कि यहाँ फैकल्टी में एक ब्लॉक में कहीं आग लगी हो, वो फैलती जा रही है, इसलिए सब के सब अपना काम छोड़ो और इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल जाओ। और हाँ, मुझे एक और चीज पूछनी थी आपसे, अगर आपको इस पर्सन के बारे में पता हो तो मुझसे आकर डायरेक्टर ऑफिस में मिलिए। इस पर्सन का नाम है साओरी यामाजाकी और उसका रेजिडेंट एड्रेस है पब्लिक हाउसिंग बिल्डिंग 2 रूम नंबर 301। अब ये सुनकर हमें और सबको पता चल गया था कि एक्चुअली में ये नात्सुने की माँ की बात कर रहा है। अब वो पूछता है डायरेक्टर का ऑफिस कहाँ है। उसके बाद ओगुरु ने लीड करता है ऑफिस की तरफ। नात्सुने कहता है मुझे नहीं पता कि वो मुझे वहाँ क्यों बुलाना चाह रहा है, हो सकता है ये चाह लो, बट ये एक बहुत अच्छा चांस है उस बंदे से मिलने का जिसने मेरी माँ की जिंदगी खराब की है। कसम से मैं उसकी गर्दन को अपने दोनों हाथों से तोड़ना चाहता हूँ। अब जैसे ही वो डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंचते हैं और ये उसका गेट खोलते हैं तो वहाँ चीफ इजुमी बंदूक लेकर खड़ा हुआ था एंड सीधा वो नात्सुने के मुंह पर शूट करके उसका मुंह फाड़ देता है। एंड फिर वो कहता है आई एम सॉरी बट ये करना पड़ेगा। देन वो रीलोड करके 2-4 गोली और चलाता है एंड देन वो चाकू से उसकी गर्दन धड़ से अलग करके उसे मार देता है और यही ये पार्ट खत्म हो जाता है। और हाँ, मुझे पता है कि पार्ट पिछली पार्ट से छोटा है, पर टेंशन मत लो क्योंकि अगला जो इसका पार्ट है वो काफी बड़ा होने वाला है और उसमें ये मांगा खत्म भी हो जाएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो तुम्हें पता है क्या करना है, तो कर दो और थोड़ा दबा के कर देना क्योंकि दिवाली है तो बोनस तो मिलना चाहिए। बाकी कमेंट करना कि अगली मांगा मुझे कौन सी पकड़नी चाहिए। बाकी अगर तुम्हें ये मांगा पसंद आई है तो तुम्हें ये दोनों ही पसंद आएगी, जाकर देखो। आज के लिए बस करते हैं आरिगातो।